बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो प्रीवियस पेपर है 23 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ था ईएसटी का वो सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल है द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन में जो लोएस्ट लेवल होता है जिसको नाम हम देते हैं कि लो ऑर्डर थिंकिंग भी नाम देते हैं, वो कौन सा होता है? वो नॉलेज बेस्ड होता है। बेसिकली इसको फैक्ट्स बेस्ड भी कहा जाता है। और यहाँ पे लोएस्ट लर्निंग हो रही होती है, लोएस्ट लर्निंग हो रही होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और यहां पर इसका दूसरा नाम नॉलेज की बजाय रिमेंबर भी किया गया है। अब अगर ओवरऑल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से बात की जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो उसके बेसिकली 3 डोमेन है, याद रखिएगा जी। तो जो पहला डोमेन है दैट इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव डोमेन। और जब भी कॉग्निटिव की बात है इट मींस मेंटल अप्रोच, इट मींस थिंकिंग प्रोसेस, याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इट मीन्स द थिंकिंग प्रोसेस। और जो दूसरी डोमेन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं जी, उसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। और तीसरी जो है वो कौन सी है? वो साइकोमोटर डोमेन होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो साइकोमोटर डोमेन। तो ओवरऑल जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? बेसिकली 3 डोमेन है। और उस 3 डोमेन को हम ओवरऑल टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज ट्रिपल एच एज वेल। मतलब हेड दैट इज कॉग्निशन, मेंटल अप्रोच, थिंकिंग प्रोसेस, उसको क्या नाम देते हैं कि जिसको कॉग्निशन मीन मेंटल थिंकिंग प्रोसेस। दूसरा हार्ट, हार्ट मीन्स कि अफेक्टिव डोमेन, जिसमें बात करते हैं गुड्स बैड की बात करते हैं, ठीक है। और साइकोमोटर मीन द हैंड, जिसको बात करेंगे द मूवमेंट की बात करते हैं। तो यहां पे जो सवाल पूछा हुआ था वो कॉग्निटिव डोमेन के हवाले से था। और जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको सब डोमेन में जो तकसीम किया गया वो 6 सब डोमेन है। और लोएस्ट लेवल रिस्पेक्टेड कौन सा होता है? दैट इज नॉलेज बेस्ड। और नॉलेज बेस्ड को प्योर हम रट्टा बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं जी, जिसको हम नाम देते हैं डिफाइन फोटोसिंथेसिस, डिफाइन प्रोनाउन, डिफाइन नाउन, डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, डिफाइन करंट, डिफाइन चार्ज, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज आयन। ये सारे के सारे लोएस्ट कैटेगरी में आएंगे। और ये कौन से होते हैं? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। उससे थोड़ा सा आप जब हाई जाते हो फिर वो कंप्रीहेंशन बन जाता है। कंप्रीहेंशन को हम दूसरे नाम में अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड एडवर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये जब थोड़ा सा लेवल अप होता है उसको क्या नाम इस्तेमाल करते हैं? कंप्रीहेंशन का। और कंप्रीहेंशन के बाद जो नॉलेज आपने गेन किया उसको अप्लाई करना, दैट इज एप्लीकेशन। उसके बाद होता है एनालिसिस, एनालिसिस मीन टू ब्रेक डाउन द पार्ट्स, उसको एनालिसिस बोलते हैं। और फिर क्या है? सिंथेसिस मीन कोई चीज खुद से तैयार करना। और उसके बाद क्या होता है? इवैल्यूएशन। और याद रखिएगा जो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव डोमेन में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो इवैल्यूएशन होता है। और अक्सर औकात कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है कि इवैल्यूएशन क्या है? इट्स ऑलवेज जजमेंटल इन नेचर, याद रखिएगा। इवैल्यूएशन क्या है बेटा? ये जजमेंटल होती है, याद रखिएगा जी। तो जो कॉग्निटिव डोमेन था इसको जो सब डोमेन में तकसीम किया गया था 1956 में डिवाइड किया गया था, याद रखिएगा जी। कॉग्निटिव डोमेन को 1956 में। उससे अगली डोमेन को कब? याद रखिएगा अब 8 साल आगे इजाफा कर दिया 1964 में। और उससे अगली डोमेन साइकोमोटर को 1972 में, याद रखिएगा। तो ये 8 ईयर्स का डिफरेंस है। अब जो कॉग्निटिव डोमेन था इसको जो इनिशियली इसको सब डोमेन में तकसीम किया गया था वो 6 थे, लेकिन बाद में इसको 2001 में मॉडिफाई किया गया। सिर्फ एक लफ्ज का डिफरेंस है, वो क्या है कि नाउन की बजाय वो वर्ब हो चुका है। मीनिंग सेम है, बस लास्ट वन ओरिएंटेशन डिफरेंट है। नॉलेज की बजाय वो बन चुका है रिमेंबर, कंप्रीहेंशन की बजाय अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन की बजाय टू अप्लाई, अब एनालिसिस की बजाय टू एनालाइज। यहां पे थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हुई है कि वहां पर इवैल्यूएशन एंड पे था, यहां इवैल्यूएट पहले। और वहां पर सिंथेसिस जो था सेकंड लास्ट था, यहां सिंथेसिस मीन क्रिएशन एंड पे आ चुका है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब इसको क्लासिफाई किया गया था कॉग्निटिव डोमेन को। कॉग्निटिव डोमेन मींस द मेंटल अप्रोच, द थिंकिंग प्रोसेस। तो जब भी बात आएगी कॉग्निशंस की इट मींस द मेंटल अप्रोच, द थिंकिंग प्रोसेस एज वेल। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है दैट इज
कि रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द रॉक्स, वो कौन सा होता है? वो होता है C14 होता है, कार्बन 14। अब सबसे पहली बात है कि आइसोटोप क्या होता है, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनका इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये ट्रेसर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, किसी चीज को ट्रेस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। तो आइसोटोप क्या होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लफ्ज आइसो मीन्स द सेम। और याद रखिएगा इंग्लिश में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हम इनको टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये रूट वर्ड्स कहलाते हैं। आइसो मीन द सेम, होमो मीन सिमिलर, हेट्रो मीन डिफरेंट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, बायो मीन लाइफ, एबायोटिक मीन विदाउट लाइफ, डी मीन रिमूवल। तो ये सारे रूट वर्ड्स कहलाते हैं जी। तो आइसो मीन सेम, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, याद रखिएगा जी, बट डिफरेंट मास नंबर, जिसको हम न्यूक्लियन भी कह सकते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब अगर कार्बन के हवाले से बात की जाए तो उसके आइसोटोप्स के हवाले से बेसिकली 3 आइसोटोप्स हैं, याद रखिएगा। ये अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में सवाल भी पूछा जाता है जी कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स कार्बन के कितने हैं, वो 3 आइसोटोप्स हैं, याद रखिएगा। एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14, याद रखिएगा जी। तो ये उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। उसके बाद फिर ये है कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, वो फिर ओरिएंटेशन है कि कार्बन 12/14, 13/14 या कार्बन 14। तो ये डिफरेंट उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से है। और इसमें डिफरेंस किस चीज का आता है, यह भी सवाल पूछा जाता है कि आइसोटोप में जो डिफरेंस आता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट आता है, याद रखिएगा जी। फॉर एग्जांपल यहां पर कितने हैं, 6 प्रोटॉन जी। प्रोटॉन कितने हैं जी, 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉनों का डिफरेंस आ रहा है, वो कैसे डिफरेंस आ रहा है कि जैसे यहां पर क्या है, 12 है टोटल, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है रिस्पेक्टेड कार्बन, ठीक है, कार्बन 12। अब 12 से मुराद क्या है कि इसमें जो हमारे पास मास नंबर की डेफिनेशन होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मास नंबर की, जिसको न्यूक्लियन भी कहते हैं, वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब मास नंबर कितना है, 12 है, तो 12 है, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6, न्यूट्रॉन मैंने फाइंड आउट करने हैं। तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए जैसे ये माइनस होगा तो 12 माइनस 6, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, याद रखिएगा जी। तो यहां पे क्या है, न्यूट्रॉन 6 हैं। अब अगर एटॉमिक मास 13 हो जाता है तो फिर कैसे होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सेम इज द केस कि मास नंबर मेरे पास कितना है, 13 है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं, वो तो 6 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन मैंने फाइंड आउट करने हैं, जब ये 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 13 माइनस 6 वो कितने हो जाएंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, 7 हो जाएंगे। 7 मेरे पास क्या है, वो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब अगर वो 14 है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो दोबारा मेरे पास मास नंबर का फार्मूला क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। मास नंबर कितने हैं, 14 है, तो 14 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन 6 है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 6 कर दिया है। न्यूट्रॉन फाइंड आउट करनी है, जैसे ही ये 14 माइनस 6 हो जाएंगे न्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8। तो याद रखिएगा आइसोटोप में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जैसे यहां पे 6 न्यूट्रॉन है, यहां पे 7 न्यूट्रॉन है, 6 7, और यहां पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन है। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें न्यूट्रॉनों की तादाद हमेशा डिफरेंट होती है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज कास्ड बाय, जो एसिड रेन होती है वो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, याद रखिएगा जी। SO2 की वजह से। जनाब पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय, ये स्टैनले वोल्पर्ट ने लिखी थी। बेनजीर भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम 1988 में, ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और ये बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज भी इनको हासिल है कि ये मुस्लिम दुनिया में पहली खातून वज़ीर आज़म इलेक्ट हो चुकी थी और इनने 2 टर्म्स एंजॉय की थी। लेकिन शुरू किस्मत ये कि 2007 में इनको असैसिनेट कर दिया गया था। भुट्टो की बेटी आई थी और जान हथेली पे लाई थी, जिनके कातलों का आज तक पता नहीं चल सका। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में यह सवाल था कि शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पहली दफ़ा कब वज़ीर आज़म बनी थी, वो 1988, याद रखिएगा। उसके बाद पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था, 30 सितंबर
1947 को ज्वाइन किया था, इसको करेक्ट ऑप्शन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसको सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया? ईरान ने वेलकम कहा जी कि आप एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर नमूदार हुए हो दुनिया के नक्शे के ऊपर, तो पाकिस्तान को हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं। तो सबसे पहले जो तस्लीम किया था वो हमारा हमसाया मुल्क ईरान ने हमें सबसे पहले तस्लीम किया था बतौर एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द गेट वे टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया की तरफ जो गेट वे है वो किस को कहा जाता है? वो याद रखिए गवादर को कहा जाता है। पाकिस्तान साइंड अ फ्रंटियर एग्रीमेंट विद ईरान, पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो फ्रंटियर एग्रीमेंट था वो 1957 में किया था। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड, खत्म किया गया। कब खत्म किया गया? 25 मार्च 1969 में ये जनरल याह्या साहब ने पाकिस्तान का जो दूसरा आइन था इसको एब्रोगेट किया, खत्म कर दिया गया था। और फिर पाकिस्तान का जो तीसरा आइन था वो 1973 में पेश किया गया, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में पेश किया गया, और आज तक वही कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। हाँ, उस कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की जा चुकी हैं, अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। अब टिल नाउ जो तरमीम की गई हैं वो कौन सी हैं? 26 तरमीम हो चुकी हैं, और जो 18वीं तरमीम की गई थी आइन के अंदर बेसिकली उसमें सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई थी, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है उसके हवाले से कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के मौके के ऊपर लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस उसका बेसिकली स्लोगन था, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज द टाइप्स ऑफ रेडिएशन विद हाईएस्ट एनर्जी, वो याद रखिएगा गैमा रेज होती हैं। तो इसी के साथ अल्फा रेज भी होती हैं और बीटा भी होती हैं, और साथ में क्या होती हैं? गैमा होती हैं। इन तीनों में जो हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है वो किनकी होती है? वो गैमा रेज की होती है, याद रखिएगा जी। सो ये बेसिकली रेडियो एक्टिव रेज हैं जिनसे रेडिएशन खारिज होती हैं, रेडिएशन एमिट होती हैं। सो अल्फा, बीटा और गैमा इनको नाम देते हैं। और जो हाईली पेनिट्रेशन होती हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो कौन सी होती हैं? वो गैमा होती हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद द रियर व्यू ऑफ मिरर ऑफ ए मोटर व्हीकल, जो मोटरसाइकिल का व्हीकल उसमें जो व्हीकल होता है उसमें जो मिरर इस्तेमाल होता है बेसिकली वो कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है जी। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन ये होता है कि जब लाइट वेव्स एक लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती हैं तो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, जैसा कि एक पानी का गिलास होता है तो उसमें कोई पेंसिल जब डिप करते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है कि वो मुड़ी हुई नजर आती है। तो पेंसिल हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई नजर आती है, हालांकि एक्चुअली होती नहीं है। सो दिस बैंडिंग जो है इसको नाम क्या देंगे? ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है, याद रखिएगा। इस रिफ्रैक्शन में कौन सी चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और फ्रीक्वेंसी जब भी आ जाए इसका फार्मूला होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फिजिक्स के हवाले से भी साइंस के हवाले से भी, F इज इक्वल टू 1/T, कि पर सेकंड में नंबर ऑफ साउंड वेव्स, नंबर ऑफ लाइट वेव्स, नंबर ऑफ वाटर वेव्स किसी भी मीडियम से गुजर रही हैं तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, याद रखिएगा जी। उसके बाद हमारे पास है द प्राइमरी इंपोर्ट कमोडिटी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अफ्रीका, वो कौन सा है? वो कॉपर है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज द सिनोनिम ऑफ पैलेटिस, दैट इज द पैसिफाई है, याद रखिएगा। द एंटोनिम ऑफ प्लाजिबल, उसका अनप्लाजिबल है, हमने सफिक्स भी लगा देना है, ये भी है। आई रीच द स्टेशन when the train had left, तो अगर एक सेंटेंस में याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट होता है तो दूसरे सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल the patient had died before doctor came, same is the case the peon had rung the bell when I entered the school, जब मैं स्कूल दाखिल हुआ तो पियन घंटी बजा चुका था। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट ये पैटर्न इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस इफ ही खालिजिगा मोर केयरफुल, he would not have made that mistakes, तो याद रखिएगा कि अगर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमारे पास would not have है तो ये बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस में थर्ड कंडीशनल की टाइप है। तो अगर एक सेंटेंस में had आ जाएगा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो दूसरे हिस्से में क्या आएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? would have के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां तो उसने एक पार्ट दे दिया है would have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी मैंने कर दिया दैट्स वर्ब। तो यहां पे वुड और थर्ड फॉर्म तो वैसे दिया गया, इट मींस द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस वो पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा, लिहाजा हैड बीन आएगा। अब बीन जो है बेसिकली ये थर्ड फॉर्म है, इज, वाज, बीन, याद रखिएगा जी। वैसे मैं इसके आपको पैटर्न भी लिख के देता हूं, इज,
was been, ये प्रेजेंट फॉर्म है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसको नाम देते हैं पास्ट फॉर्म और उसको नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल, एक्चुअल जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं बेटा। सो इज, वाज, बीन, सेम इज द केस, एम, वाज और बीन। आर क्या होता है, आर, वर, बीन होता है। सो बीन बेसिकली थर्ड फॉर्म है, इसीलिए यहां पर क्या लगाया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में बेसिकली थर्ड कंडीशनल टाइप है, याद रखिएगा। ओवरऑल सेंटेंस के हवाले से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि उसमें एक डिपेंडेंट क्लास है और एक मेन क्लास या प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लास है। तो इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं या इसको कंडीशनल सेंटेंस में थर्ड कंडीशनल टाइप भी कह सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू। इसमें नाइदर क्या है, बेसिकली जब भी बात करते हैं कि नाइदर, आइदर, तो ये जो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नाइदर द बॉय, नाइदर द कैंडिडेट, आइदर द बॉय, आइदर द गर्ल। तो ये नीदर, नीदर, आइदर, ये सारे क्या इस्तेमाल होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि माइस डांसिंग एंड सिंगिंग होल द नाइट। अब माइस तो डांस नहीं कर सकता, ये बेसिकली इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, याद रखिएगा बेटा, फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में बेटा, तो इसी तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच भी होते हैं जिसमें पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन उस टर्म को बोलते हैं कि जब आप नॉन पर्सन चीज को पर्सन बना देते हो बेसिकली जी, तो उसको क्या किया गया, पर्सोनिफाई किया गया है बेसिकली। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। अब अपॉर्चुनिटी जो है वो तो दस्तक नहीं देती, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। तो अब अपॉर्चुनिटी तो दस्तक नहीं देती, लेकिन अपॉर्चुनिटी को बेसिकली पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। द कूल ब्रीज वॉज कॉम्बिंग द ग्रीन लीव्स। अब ठंडी हवा जो है वो हरे भरे सब्ज घास को कंघियां तो नहीं कर सकती, लेकिन उसको भी पर्सोनिफाई किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच में से है, जिसमें सिमिली, जिसमें मेटाफोर, जिसमें एलिट्रेशन, जिसमें इमेजिनरी, सिंबोलिज्म, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसमें क्या है बेटा, पर्सोनिफिकेशन में जब आप एक नॉन पर्सन चीज को आप क्या करते हो, पर्सन बना देते हो, इसको कहते हैं पर्सोनिफाई या पर्सोनिफिकेशन भी से बोलते हैं। चेंज इनटू इंडायरेक्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो शी सेड टू मी, जब भी क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए, शी आस्क्ड करते हैं बेटा, व्हाट का व्हाट आ जाएगा। अब मैंने इफ क्यों नहीं लगाया, इफ वहां पे इस्तेमाल करेंगे अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। सो कीप, इस रूल को अपने याद रखना है जी। अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो फिर हम इफ लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। वैसे वेदर भी लगा सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन वर्ड से फिगर शुरू है, मैंने व्हाट का व्हाट ही लगा देना है। उसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग ये करनी होती है कि सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करना होता है। अब व्हाट आ गया, मैंने लिख दिया यहां पे। अब फिक्रे को जरा सिंपल करके बनाए, यूर नेम इज आएगा तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, यूर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक मी है तो यहां पे यू का यूर, मी का माई बनेगा, व्हाट माई नेम वाज आएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो ये जो नरेशन है उसके रूल के मुताबिक दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कौन सा है, द पर्पज ऑफ रूब्रिक इज टू प्रोवाइड। एक्चुअली जो रूब्रिक्स होते हैं वो किसी भी सवालात के जवाबात और उसके नंबर होते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाया तो उसकी जो आंसर की है बेसिकली वो रूब्रिक्स है, जिसमें उसके मार्क्स भी शामिल हैं। तो वो रूब्रिक्स बेसिकली किसके लिए, चीज के लिए दिए जाते हैं, ये एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है बेसिकली। उसके बाद है कि द डायलेक्टिक मेथड इज आल्सो मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये सोक्रात ने तरीकाकार इंट्रोड्यूस कराया था। इसको क्वेश्चन आंसर मेथड भी नाम देते हैं, जो सोक्रात का मेथड था, याद रखिएगा। सोक्रेटिक मेथड इज आल्सो नोन एज, सोक्रेटिक मेथड को याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। वैसे सोक्रात साहब ने भी कहा था कि मेरी महफिल में वो बंदा है जिसको सवाल करना आता हो, तो सोक्रात साहब के हवाले से यह सवाल अक्सर औकात आता है कि सोक्रेटिक मेथड इज आल्सो नोन एज, इसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं जी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम एम्फेसिस लर्निंग बाय डूइंग, तो याद रखिएगा ये अमेरिकन फिलॉसफी है। जो प्रोग्रेसिविज्म है वो इस चीज पे बिलोंग करती है कि एक्टिविटी बेस्ड, द हैंड्स ऑन एक्टिविटीज,
द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस मतलब लर्निंग टू डू बाई लर्निंग, एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को पढ़ाओ। तो ये बेसिकली एक फिलॉसफी है प्रोग्रेसिविज्म की, अमेरिकन फिलॉसफी है, जॉन डावी साहब इसकी एडवोकेसी करते हैं। सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम वो होता है कि जिसमें एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दी जाती है। पैडागॉजी इज अ ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन्स जिसके होते हैं कि टू लीड द चाइल्ड, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज कि एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज पॉप क्विजेस। अच्छा, पॉप क्विजेस ऐसे क्विजेस होते हैं जो पहले प्री प्लान नहीं होते। अब जो असेसमेंट होती है बेटा याद रखिएगा, बहुत ही आसान से अंदाज में मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है दैट इज कैरिड आउट बिफोर टीचिंग लर्निंग। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है याद रखिएगा, बड़ा आसान आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, दैट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग सेशन, याद रखिएगा जी। तो वो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है इट इज कैरिड आउट, कब ये कैरिड आउट की जाती है बेटा, ये याद रखिएगा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग मेथड। ये दौरान तदरीस होती है, ये भी आप कह सकते हो बेटा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग या दौरान तदरीस होती है बेटा जी। तो ये पॉप क्विज जो होते हैं सर्टन एग्जाम होते हैं, सर्टन क्विजेज होते हैं। अचानक जैसे आज लेक्चर हो और सर आ जाए सवाल करना शुरू कर दें, असेसमेंट करना शुरू कर दें, तो याद रखिएगा जो दौरान तदरीस असेसमेंट होती है उसको क्या नाम देते हैं, याद रखिएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। और द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग है, द एंड ऑफ एजुकेशनल कैलेंडर, दैट इज कॉल्ड एज सम्मेटिव असेसमेंट, दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये असेसमेंट के टर्म में है जी। The type of the curriculum that focuses on practical application of the knowledge, उसको क्या नाम देंगे, वो फंक्शनल क्यूरिकुलम है कि उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो रही कि नहीं हो रही। The type of motivation comes from the internal satisfaction, वो कौन सी होती है, इंट्रिंसिक होती है। और जो इन्वायरमेंटल मोटिवेशन होती है, एक्सटर्नल होती है, उसे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नाम देंगे, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज 1, 8, 27, 64। इसका अगला जो जवाब आएगा वो कौन सा आएगा, याद रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा अपने पैटर्न पे गौर करना है जी। बेसिकली यहां पे 1 का क्यूब, वैसे 1 का अगर स्क्वायर भी निकालो तो उसका जवाब ये किया है, 1 का क्यूब निकालो तो जवाब 1 किया जी। अगर मैं 2 का, यहां पे 1 का क्यूब है, यहां पे क्या है बेटा 2 का क्यूब है, ठीक है। 2 का क्यूब कैसे, 2 2 2 2 2 जार 4 4 जार 8 8 आ गया। उसके बाद 27 आ रहा है, ये 3 का क्यूब है जी, वो कैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 का क्यूब 9 27, तो उसका जवाब क्या है 27। आगे मेरे पास आ रहा है 64, ये बेसिकली 4 का क्यूब है बेटा। तो 4 का क्यूब मींस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16, ये 64 हो जाएगा। अब ये देखो ये क्यूब की ओरिएंटेशन आ रही है, आगे फिर क्या आ जाएगा 5 का क्यूब, याद रखिएगा 5 का क्यूब क्या है 125, इसका राइट ऑप्शन बनता है। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज मैथ का 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। एक रूल आपने पढ़ा होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज द डिमास रूल, याद रखिएगा जी। डिमास भाई सबसे पहला अमल किसका करते हैं, डिवीजन का करते हैं जी। दूसरा किसका करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। तीसरा अमल एडिशन का। चौथा सब्सट्रैक्शन का जी। तो इसको हम करके देखते हैं जी। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड जी। तो 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, अब 6 डिवाइडेड बाई 2 मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा 18 माइनस डिवीजन का अमल हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। दूसरा अमल होता है डी, डिवीजन हो गया, एम मल्टीप्लीकेशन मतलब ज़र्ब का अमल। अब मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा 18 माइनस 3 जमा 4 ज़र्ब 2 12 आ जाएगा भाई। उसके बाद तीसरा अमल क्या होता है, मुझे एडिशन करना पड़ेगा। अब 18 भी प्लस का 12 भी प्लस का, तो 18 प्लस 12 ये कितना आएगा बेटा 30। आखिर में जो है दैट इज एस सब्ट्रैक्शन, माइनस 3 है तो 30 माइनस 3 राइट जो आप कितना आएगा बेटा वो मेरे पास 27 आएगा। तो ये अपने मैथ का रूल याद रखना है कि डिमास का रूल ये रूल होता है बेटा जी। अगला सवाल भी मैथ का है, उसको सॉल्व करते हैं कि वो सवाल किस चीज के बारे में, दैट इज अ रेक्टेंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 15, व्हाट इज इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई कितनी है, सिंपल सी बात है जी। अब जो एक रेक्टेंगल होती है ये शेप रेक्टेंगल शेप है बेटा जी, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर होता है आउटर एरिया, पेरीमीटर का फार्मूला होता है कि पेरीमीटर जिसको हम उर्दू में इहाता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, उसका फार्मूला होता है कि लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाई
2, जिसको आप आसान सी अंदाज में बोल सकते हो कि भाई लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई ज़र्ब 2 के, याद रखिएगा जी। और जो इहाता होता है जिसको पेरीमीटर बोलते हैं जी, तो पेरीमीटर क्या है, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2। मेरे पास पेरीमीटर कितना दिया गया है भाई, रेक्टेंगल का 50 है, मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ बेटा, इज इक्वल टू लेंथ कितनी है भाई, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 हो गई, प्लस विड्थ मैंने फाइंड आउट करनी है जिसको ब्रेथ भी बोल सकते हो, चौड़ाई, मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। मेरे पास आ जाएगा बेटा 50 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 30 प्लस 2 वेट हो जाएगा बेटा जी। अब ये 30 इधर के माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 2w मीन विड्थ। अब 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 2w। अब याद रखिएगा कि 20 इज इक्वल टू 2w है, तो जो चीज मैंने फाइंड आउट करनी होती है उसके अलावा बट्टा कर देते हैं, ये मैथ का रूल होता है। मैंने फाइंड आउट करना है विड्थ बट्टा 2 बट्टा 2, 2 से कैंसिल, 2 10, तो विड्थ या ब्रेथ कितनी आ जाएगी बेटा, वो मेरे पास 10 आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर उसका राइट ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड द रेशियो इज 3:2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा याद रखिएगा कि वो कहता है कि दो नंबर्स का मजमुआ कितना है, 50 है जी। इसका मतलब है एक मेरे पास x है, दूसरा y है, मैं लिख देता हूं x प्लस वाई, x प्लस वाई वो कितना है, 50 है जी। अच्छा उनकी रेशियो है 3:2 है जी। अब 3:2 अगर मैं करूं, सीधी सी बात है 50 मेरे पास है, तो कॉमन सेंस की बात है कि 30:20 की रेशियो बनेगी जी। कैसे, 30:20, 0 से कैंसल, रेशियो आ जाएगी 3:2। अब ये 30 और 20 जो थे, ओवरऑल स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था इसमें, 20 ही था, तो 20 यानी 20 इसका राइट जवाब है। तो मैथ के हवाले से ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंसेप्चुअल और आसान तरीन करके आपको समझा दिए हैं।